मैं कमला सिंह तरकस और आप देख रहे हैं द तरकस। आज की चर्चा भारतीय राजनीति पर खास तौर से केंद्रित होगी और पूरे देश में इस समय जो खास चर्चा है वह है चुनावों की। राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और इन चुनावों ने कुछ चीज़ें लोगों के सामने रखी है जिस पर चिंतनशील प्रगतिशील लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि हम सब की समसामयिक जिम्मेदारी है। हम समकालीन समाज के चितेरे लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए कि कैसे हमारे देश की दशा और दिशा किस दिशा में जा रही है और आगे क्या होने वाला है, इसमें हमारी क्या भूमिका होगी, चिंतन धारा किस दिशा में चलनी चाहिए। कुछ लोग अपनी अपनी जो जमात है, जो गिरोह है, उसको लेकर के उसके पक्ष में सारी दलीलें देते हैं। सच और झूठ से उसका कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। उनको देश से, समाज से कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती है कि उन्हें कोई लगाव है। ऐसे लोग आंख मूंद करके अपने घिसे पिटे रास्तों पर चलते हैं। लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने कुछ चीज़ें जो सवाल उठाए हैं उन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। खास तौर से क्या एक तो पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो भी लोग इस चुनाव में सफलता प्राप्त किए हैं, जैसे भी प्राप्त किए हों, चाहे वह सकारात्मक तरीकों से या अनुचित साधनों के प्रयोग के द्वारा, जिसको नकारा नहीं जा सकता। भारतीय राजनीति में अभी भी अनुचित साधनों के प्रयोग धड़ल्ले से होते हैं और जनता को अभी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए, निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए उनके पास वो अभी क्षमता नहीं विकसित हो पाई है और उन्हें एन केन प्रकारेण भ्रमित किया जाता है और इसके बाद ये चुनाव अपने नतीजे पर पहुंचता है। अभी सबसे बड़ी जीत हम जिसको कहेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जिन्होंने पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके और इस चुनाव में अपने को फिर से प्रमाणित किया है। और असम में भाजपा ने भी अपने को प्रमाणित किया है। इसी तरह से केरल में इस बार फिर द्रमुक ने सत्ता को हथियाया है और पुदुचेरी में भी नया गठबंधन सामने आ रहा है। इन सभी लोगों को, सभी विजेताओं को, सभी विधायकों को, होने वाले सभी मुख्यमंत्रियों को एडवांस में द तर्कस की ओर से मैं बधाई देता हूं। लेकिन उसी के साथ कुछ सवाल हैं। क्या भारतीय राजनीति में अभी भी हम एक संतुलित, जिसके लिए राजनेता चुना जाता है, जो उससे अपेक्षा की जाती है, भारतीय लोकतंत्र में जिस तरह की जरूरत है, क्या उसके मुताबिक हमारे नेतागण कुछ काम कर पा रहे हैं? तमाम सारी बातों के बावजूद, ममता बनर्जी को बधाई देने के बावजूद, मैं ये सवाल जरूर दागूंगा और नौजवानों के लिए कि क्या अभी भी इस देश में राजनीति धार्मिक मुद्दों को बिना नहीं हो सकती? कलमा पढ़ने से लेकर के और चंडी पाठ तक, क्या इसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूमेगी? अरे ये काम उनके लिए है जो उसके लिए नियुक्त है। तमाम हमारे समाज में अभी भी तथाकथित पुरोहित हैं जो इन कामों को अंजाम देते हैं। और दूसरा कि यह व्यक्ति का निजी जीवन में वो क्या मानता है, क्या करता है, कैसे करता है, उसका सार्वजनिकीकरण, उसका प्रस्तुतिकरण, उसका राजनीतिकरण कहीं न कहीं ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो लोग कुछ मजहबों की बात, कुछ पंथों की बात उसको प्रस्तुत करते हैं समाज में, मंच पर, राष्ट्रीय मंच पर, चुनाव के मंच पर, क्या वो इस देश के तमाम विचारधाराओं, जो विविधता है इस देश की, उन सब के प्रति कोई न्याय कर पाते हैं? ऐसे में ज़्यादा बेहतर है कि उनको दरकिनार करके हम जिसके लिए राजनीति में आए हैं, जिसकी अपेक्षा हमसे की जाती है, हम उन मुद्दों की बात करें और उस पर आगे बढ़ें। लेकिन चिंताजनक है कि यह अभी भी हमारे देश में नहीं हो पा रहा है, चाहे केंद्र की राजनीति हो, चाहे राज्यों की राजनीति हो। उसकी ज़रूरत है कि जिस दिन यहाँ के लोग अपने भीतर इस जज्बे को पैदा करेंगे, इसके लिए लगातार काम करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी जो राजनीति है वो समाज नीति से प्रभावित है और समाज नीति में अभी बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनको हमें उखाड़ फेंकना होगा, जिनको हमें हटा देना होगा। हमको अगर एक अच्छे राष्ट्र के रूप में विकसित होना है, समाज के सामने आना है, तो हमको ये बिल्कुल बड़ी बारीकी से ये देखना पड़ेगा, चिंतन करने पड़ेगा और खोजना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मार्ग के लिए बाधक हैं, जो हमारे लिए दुनिया के सामने हमको शर्मिंदगी की तरफ ले जा सकती हैं, जिससे हमारा स्वाभिमान कहीं न कहीं प्रभावित होता है। उन चीज़ों पर हमको बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इस समय गाहे बगाहे कई तरह से हमारे न्यायालयों ने कुछ चीज़ों को इंगित किया है, लेकिन अभी समाज नीति उस बात को समझने में सफल होती नहीं दिख रही है। बहुमत तो होता है, किसी न किसी का बहुमत आएगा, लेकिन सच्चा जनमत है। जनमत का मतलब चाहे वह थोड़े ही लोगों की बात हो, लेकिन वह लोक हिताय हो, राष्ट्र हिताय हो, मानवता के लिए हितकारी हो, वह जनमत होता है। और जनमत अभी भी हमारे देश का समाज नीति के कारण
प्रभावित है और वहाँ लोग इन चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं जिनका उनके लिए कहीं से सकारात्मक और सदुपयोगी कोई कारण नहीं दिखता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ। राजनीति में लोगों ने धार्मिक मुद्दे उछाले, कहीं केंद्रीय राजनीति से आने वाले तमाम लोगों ने कुछ ढंग से उभारा, बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने ढंग से किया। तो जीत हार तो किसी न किसी की होती रहेगी, ये होगी, हुई, लेकिन आगे चिंता की बात है कि जनता की जीत कब होगी, जब जनहित के लिए लोग प्रतिबद्ध होकर के सही मुद्दों को लेकर के जनता के लिए काम करेंगे। अभी वो दिन काफी दूर दिखाई देता है। इसके लिए कौन लोग हैं जो समाज में काम करेंगे? तात्कालिक तौर पर, फौरी तौर पर चुनाव जीत लेने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन इस समाज को, इस भारत को भारत बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, इसको सशक्त करने के लिए कौन लोग हैं जो काम करते हैं? ऐसे लोगों की बहुत कमी दिख रही है। ये काम करना पड़ेगा। हम बड़े गर्व से कभी कभी बात करते हैं कि आज़ादी के दीवानों ने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने हमारे देश को जो आज़ादी दिलाई, उसके लिए हम उसको विनत होते हैं, हम उनका नमन करते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। आज भी जरूरत है कि इस देश को सच्ची आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए, मानसिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए, ये कलमा पाठ और चंडी पाठ से लेकर के तमाम पाठ और पाठ, इन सब चीज़ों को जरूरत है कि लोग अपने निजी जीवन के स्तर तक ही रखें। इसको सार्वजनिक तौर पर अगर हमारी सरकारें किसी के पक्ष में कुछ करती दिखेंगी तो बाकी को असंतुष्ट होना पड़ेगा। और ये अंतर पूरे समाज में, हमारा जो घरेलू मसला है भारत का, उसमें कहीं न कहीं समस्या के रूप में ये बातें उभर कर आती रहेंगी और आ रही है। इसलिए आज इस बारे में बहुत गंभीरता से इस देश के उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो सच्चे अर्थों में देश के साथ हैं, देश से जिन्हें प्यार है, और जिन्हें देश से प्यार है उन्हें ही मनुष्यता से प्यार है। और देश से प्यार का मतलब किसी नारे से प्यार नहीं, किसी झंडे मात्र से प्यार नहीं, किसी जयकारा मात्र से काम नहीं चलेगा। उसके लिए इस देश में रहने वाली जनसंख्या, लोगों को उनके दिलों का तार जोड़ना होगा, उनको साथ लेकर चलना होगा। गाहे बगाहे हमारे न्यायालय कई संकेत देते हैं। अभी चर्चा आई कि हमारे देश में जितनी बड़ी मात्रा में भूभाग और संपत्तियां आज पूजा घरों के रूप में हैं, और आज जब पूरा देश वैश्विक महामारी के चपेट में है, पूरा देश संकट में है, ऐसे में उसका सदुपयोग किए जाने के संबंध में जो न्यायालय ने कुछ अपने निर्देश और अपने सुझाव प्रेषित किए हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई लोग उसको लेकर के उत्तेजित हो जाएंगे। परस्पर एक दूसरे से लड़ने वाले, हिंदू मुस्लिम जैसी बात करने वाले और एक दूसरे को गालियां देने वाले भी इस मुद्दे पर बिल्कुल एक होकर खड़े हो जाते हैं कि वह उनके पूजा घरों को कोई उस पर चर्चा न करे और उनका कोई सदुपयोग कोविड के हॉस्पिटल के रूप में, शिक्षा के रूप में न हो। ये कहीं न कहीं अभी हमारे देश की सही दिशा की सोच नहीं है। जो भी हमारे लिए, जो हमारे लिए हितकारी हैं, हमारे लिए अच्छे कहे जाते हैं कि हमारे हित के लिए सारे पूजा घर हैं, तो उनको इस मौके पर ऐसी ज़रूरतों पर बिल्कुल उनकी एक अच्छी भूमिका होनी चाहिए। और उनको जो समाज के द्वारा जो धन मुहैया कराया जाता है, जो श्रद्धा से लोग उनको प्रस्तुत करते हैं, उसका भी लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि मनुष्य के लिए ही सब कुछ है, और मनुष्य के हित में अगर उनका सदुपयोग नहीं होता है तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आज की चर्चा खास तौर से हम उन नौजवानों का आह्वान करते हैं जो इस देश को समझ सकते हैं, क्योंकि हम जहां पैदा होते हैं वहीं उसी के बारे में केवल सोचते हैं और उसी के पक्ष में जिंदगी भर लड़ते हुए फिर जिंदगी बीत जाती है। कुछ एक लोग होते हैं जो इस घेरे को तोड़ करके सबके लिए एक मनुष्य मात्र की बात कर पाते हैं, सोच पाते हैं। पता नहीं पुनर्जन्म होता है नहीं होता, यह विवाद की बात है, यह इसमें तमाम लोग सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात से कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि हमारे भीतर जो हमारे नानी दादी और हजारों पीढ़ियां पीछे गुजरी हैं, उनके जीन्स में जो कुछ था वो किसी न किसी रूप में, बिंदु रूप में हमारे जीन्स में उपस्थित है। मैं तो इसी को पुनर्जन्म मानूंगा। तो हजारों लाखों जन्म हमने पाया है, जो हमारे हजारों वर्ष के तमाम पीढ़ियां गुजरी हैं। हमारे नाना दादा 1000 वर्ष पहले कोई न कोई रहा होगा जिसकी रक्त धारा में बहते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो उनके तमाम सोच, विचार, चिंतन, चरित्र का कुछ अंश हमारे भीतर आता है। ये मुझे पूरी तरह से स्वीकरणीय लगता है, स्वीकार करने की योग्य लगता है। और उसमें लगातार हमको जो जीन है,
उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, परिवर्तन लाना होगा, बदलाव लाना होगा। और बदलाव प्रकृति का नियम है, जहाँ बदलाव रुक जाता है वहाँ सड़न पैदा हो जाती है और वह कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो आज की इस खास चर्चा में मैं चाहूँगा कि पूरे देश की राजनीति में नौजवानों को उठकर आगे आना होगा। अभी एक भीड़ तंत्र की तरह से पूरा मामला चल रहा है और वहाँ कोई किसी मुद्दे को लेकर के तत्काल लोगों को भावनाओं में प्रवाहित करके अपना उल्लू साध लेता है, लेकिन उससे देश और समाज के भले की कोई बात निकल करके नहीं आती है। आइए राजनीति को कुछ इस दिशा में ले जाएं कि जो लोग भी इस तरह के भटकाव भरे मुद्दे लोगों के सामने लाते हैं हम उनको पुरजोर जवाब दे सकें। लेकिन अभी हमारे देश का नौजवान शायद इस बात को ठीक से समझने के लिए तैयार नहीं है। कम संख्या में लोग हैं और जो लोग हैं उन्हीं पर सारी उम्मीदें इस देश की टिकी हुई हैं। जो लोग भ्रमित हैं, जो लोग किसी के बहकावे में, किसी के भटकाव में आकर के उनके लिए काम करते हैं, जो अपने गले में पट्टा बांध रखे हैं, उनसे इस देश को, इस भारत को कोई उम्मीद नहीं है, दुनिया को कोई उम्मीद नहीं है, जगत को कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए भारत और जगत को, सभी को मिल करके, भारत को और पूरी दुनिया को मिल करके इसका हल समाधान खोजना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें किधर जाने की जरूरत है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें चिंताजनक भी हो रही हैं। अभी केरल में ऐसी सरकार बनी है जो विचारधारा के स्तर पर इस तरह के धार्मिक मजहबी चीज़ों से ऊपर हैं, जो आप जानते हैं जिनको रामास्वामी, जिनको पेरियार के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनको मानने वालों की लगातार वहाँ सरकार बनी है, क्योंकि लगता है कि उनके भीतर जो एक सामाजिक और मानवीय सोच की धारा है वह ज़्यादा बलवती हो गई है। वहाँ पर तमाम मजहबी कारणों को दरकिनार कर दिया गया है। यह एक शुभ लक्षण, एक मंगलकारी लक्षण दिखता है। इस तरह से कम राजनीति में जो लोग हैं वह जनता की सेवा के लिए हैं, और जनता की सेवा के लिए जैसा कि उनको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए, विचार चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा सम्मान चाहिए। इसके लिए हमें काम करना होगा और इस दिशा में काम करने के लिए कुछ ठोस रणनीति बनानी होगी। अभी हमारे देश में चिंता की बात है कि कोविड के पिछले उदाहरणों को देखने के बाद भी हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इस बार हम पूरी दुनिया में सबसे बुरी दशा में हैं। हम दूसरों को पहली बार उंगली उठाते थे कि फला देश में क्या हो रहा है, फला देश में क्या हो रहा है। आज हमारा छोटा सा पड़ोसी पाकिस्तान बात कर रहा है कि हमारे पाकिस्तान में भारत जैसी स्थिति न पैदा हो। उसने पिछले कोविड के नतीजों से अपने को संभाला है और आज वो कुछ सही दिशा में जा पा रहा है। केरल ने इस देश में एक अच्छा नमूना दिया है, उससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो जहाँ से भी हमको मिले सीखने के लिए हम सीखेंगे। हमको ये कहने से फायदा नहीं है कि हमारे पिताजी ने घी खाया था तो हमारा गट्टा सूंघिए। उस पिता के घी खाने से आप में कोई उसका बहुत बड़ा मतलब नहीं दिखेगा। तो आइए हम खुद क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम किधर जा रहे हैं, अब अपनी पीढ़ियों को क्या देंगे, कैसा समाज दे करके जाएंगे। क्या हम केवल इन्हीं धार्मिक कर्मकांडों तक एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे को भ्रमित करने के काम में ही लगे रहेंगे, या एक सच्ची मानवता की स्थापना करेंगे जिसके लिए भारत जाना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए भारत जाना जाता है। पूरी दुनिया को आकर्षित किया भारत ने। विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ भारत तो कर्मकांड और पाखंडों से नहीं हुआ, वह अपने अच्छे कामों से हुआ। और उन अच्छे कामों को हमें जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तब तक सब लोग अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग बचाना चाहते हैं, अपना अपना झंडा लेकर चलना चाहते हैं कि इसी रास्ते से भारत महान बनेगा। लेकिन उनकी उस तर्कों में कुछ वैज्ञानिक तथ्य कहीं से भी नहीं दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक तथ्य का मतलब ठोस धरातल, ठोस सोच, पक्की सोच जिसमें कुछ रिजल्ट दिखे। तो आइए आज के इस अवसर पर मैं बस इतनी ही चर्चा करूंगा कि हमारे देश के तमाम नौजवानों को, चिंतनशील लोगों को, जो उम्र में भले ही बड़े हों लेकिन जो परिवर्तन की धारा को पहचान सकते हैं, जो देश की नब्ज पर हाथ रखते हैं, जो भारत की तासीर को समझते हैं, उनके लिए मैं आह्वान करूंगा कि वो इस दिशा में जरूर सोचें और भारत की समाज नीति में जो जरूरी बदलाव हो उनको लाने के लिए काम करें। यहाँ समतावादी चरित्र निर्माण की जरूरत है और विषमता और भेदभाव की तमाम चीज़ों को खत्म करना होगा। यहाँ जाति, मजहब, संप्रदाय, वर्ण व्यवस्था जैसी चीज़ों पर जिसको काल बाह्य बताया जा चुका है, आज हमें पुनर्चिंतन करना होगा और नए भारत को गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। उसके रास्ते में जो भी बाधाएं आएगी उनको हमें बिल्कुल नकारना होगा। वहाँ हमें कोई मोह नहीं करना होगा और मूढ़ता से हमारा रास्ता बाधित होता है। आइए हम इसी बात के साथ आज की बात को यहीं विराम देंगे। जय भारत, जय जगत।